हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगर महेश राय में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है हारमोनियम। तो डीपली आज हम इसे पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हारमोनियम की कार्यप्रणाली। स्वर की उत्पत्ति का आधार है वायु में उत्पन्न कंपन। जब हम बोलते हैं तब हमारी कर्ण नली से निकलने वाले वायु कर्ण से टकराकर विविध आवृत्ति के कंपन उत्पन्न करती है। इसी कंपन को हम आवाज के रूप में सुनते हैं, परंतु कोई भी वाद्य यंत्र स्वयं प्रकंपन उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके लिए उस यंत्र पर कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कुछ वाद्य यंत्र हाथ अथवा छड़ी आदि से प्रहार करने पर स्वर उत्पादन करते हैं, या फिर मजीरों की तरह उन्हें परस्पर टकराकर बजाया जाता है। सभ्यता के आदिकाल से ही बजाए जा रहे हैं। इस प्रकार के दर्जनों वाद्य यंत्र, वीणा, बैंजो, गिटार, सितार जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने समय उन पर बलपूर्वक प्रहार नहीं किया जाता। आप सिर्फ सुनते रहो अच्छे से, बल्कि इनमें लगे तारों पर टंकार मारकर स्वयं निकाले जाते हैं। बांसुरी, नफीरी, बीन और शंख आदि कुछ वाद्य ऐसे भी हैं जिन पर ना तो टंकार दी जाती है और ना ही झंकार, बल्कि उनके मध्य वायु गुजार कर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। वायु के प्रवाह द्वारा स्वर उत्पन्न करने वाले वाद्यों में हारमोनियम ही एक ऐसा प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसमें मुंह से फूंक मारकर हवा नहीं भरी जाती। हवा प्रवाहित करने के लिए यांत्रिक व्यवस्था होती है। वायु के संचारण की यह व्यवस्था ही इसकी वह विशेषता है जो हारमोनियम को इस वर्ग के अन्य वाद्यों के अलग करती है। हारमोनियम ही एक ऐसा है, ये सुशील वाद्य के अंदर आता है, जिसको लेकिन ये यांत्रिक तरीके से इसमें हवा भरी जाती है, जैसे धोकनी से भरी जाती है, ना कि मुंह से, जो हारमोनियम को इस वर्ग के अन्य वाद्यों से अलग करती है तथा साथ ही बना देती है। बजाने में एक अत्यंत आसान वाद्य। हारमोनियम में वायु प्रवाहित करने सीधी साधी भाषा में इसके बैलों में हवा भरने के लिए धोकनी लगी होती है। इस धोकनी और वायु संचरण को निश्चित मार्ग देने वाले बॉक्स के कारण ही होता है। हारमोनियम का इतना बड़ा आकार कई मापों की और कई प्रकार की हारमोनियमों में लगाई जाती है। ये धोकनियां और इनकी सेटिंग के अनुरूप ही होता है। इसका बाह्य रूप और आकार जहां तक हारमोनियम की वास्तविक कार्यप्रणाली है, इसमें लगाए गए विविध अवयवों तथा उन भागों की सेटिंग का प्रश्न है। इनके निर्माण के समान ही इनको समझना भी पूरी तरह तकनीकी कार्य है। आप एक संगीत साधन और कलाकार का हृदय रखने वाले भावुक व्यक्ति हैं और आपका लक्ष्य है हारमोनियम बजाते हुए स्वर साधना अर्थात गायन का रियाज करना या फिर हारमोनियम पर मनपसंद धुनें बजाना। ठीक है, हारमोनियम का लोग सब उस पे ये जो हारमोनियम है सुशील वाद्य के अंदर आता है और इस पे शास्त्रीय संगीत में भी ये काम आता है, लाइट म्यूजिक में भी काम आता है, उपशास्त्रीय संगीत में भी काम आता है, हर तरह के संगीत में काम आता है। परंतु यह भी सत्य है कि जिस प्रकार एक माता को अपने बच्चे की छोटी से छोटी चाहत और आवश्यकता का पता होता है, उसी प्रकार आपको भी अपने प्रिय वाद्य की कार्यप्रणाली, उसके प्रमुख भागों की सेटिंग और उसकी उपयोगिताओं का पर्याप्त ज्ञान हो, जिससे आप अपने वाद्य यंत्र की उचित देख रेख और सामान्य मरम्मत कर सकें। इस प्रयोजन से हारमोनियम के बाह्य और अंदरूनी भागों का सचित्र वर्णन तो हम आगामी अध्ययन में पढ़ेंगे। उससे भी आवश्यकता है
अपने इस शौक की आपूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुरूप उचित आकार, प्रकार और वांछनीय क्षमताओं से युक्त हारमोनियम का चुनाव। तो आइए पहले इस दृष्टिकोण से विविध प्रकार के हारमोनियम पर एक दृष्टि डालें। अब हम जो हारमोनियम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम अलग अलग प्रकार के हारमोनियमों को देखेंगे भी और समझेंगे भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हारमोनियम के, अगर आप हारमोनियम आप राग परिचय में से आप पढ़ोगे तो वो एक पेज का हार है, तो आप वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। और आप डीपली पढ़ोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो, खुद समझ जाओगे। आगे पढ़ते हैं हम। पहला, हाथ से चलाए जाने वाले हारमोनियम। एक हारमोनियम होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं। देश में 90% से अधिक घरों में इस प्रकार के हारमोनियम होते हैं, जबकि अधिकांश भजन, गजल और गीत गायक भी इस हाथ की धोकनी से चलाए जाने वाले हारमोनियम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हारमोनियम इस प्रकार का होता है। देखिए ये हारमोनियम है और इसको हाथ से कुछ लोग राइट से बजाते हैं, कुछ लोग लेफ्ट से बजाते हैं। तो इस प्रकार का हारमोनियम होता है। हारमोनियम बहुत प्रकार के होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। वायु को विविध छिद्रों से गुजार कर विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति करता है। यही कारण है कि इसमें निरंतर वायु का संप्रेषण करना भी उतना ही जरूरी है जितना विभिन्न स्वर निकालने के लिए चाबियों को एक के बाद एक दबाना। इस प्रकार के हारमोनियम में एक हाथ से धोकनी चलाकर वायु में संप्रेषित की जाती है और दूसरे हाथ की उंगलियां और अंगूठे से विभिन्न स्वर उत्पादक चाबियां दबाई जाती हैं। हारमोनियम में नीचे उसके ऊपर कीज होती हैं और नीचे उसके वो लगे हुए होते हैं। फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको एक बार। इस हारमोनियम की आकृति एक मध्यम आकार की लकड़ी के संतूर जैसे होता है। ठीक है, संतूर की तरह ये एक डिब्बे की तरह होती है और इस पेटी में ही अवस्थित होते हैं। ये पेटी आकार में भी होते हैं और एक होता है बक्से वाला, एक होता है पेटी वाला। ठीक है, इसके विविध कल, पुर्जे और धोकनी यद्यपि निकाले जाने वाले स्वरों की मात्रा, स्वर की गहराई और चाबियों तथा रीड्स की संख्या के अनुरूप इसके कई उपभेद हैं। इसमें चाबियां होती है नीचे लगी हुई, उसको खींचते हैं। किसी में 5 होती है, किसी में 7 होती है और इसके मापों में भी अंतर होता है, परंतु इन सबका मूल सिद्धांत एक ही है, हाथ की धोकनी चलाकर हवा संप्रेषित करना। शौकिया वादन और घर में बजाने के लिए इस प्रकार का हारमोनियम ही प्राय दृष्टि से उत्तम रहता है। घर में ही सबसे ज्यादा ये आपको मिलेगा, ये हारमोनियम सबसे ज्यादा घर में जो रहते हैं वो बजाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सफारी अर्थात फोल्डिंग हारमोनियम। कुछ हारमोनियम होते हैं वो फोल्डिंग हारमोनियम होते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आज जबकि सामान्य घरों में स्थान का नितांत अभाव है, छोटे छोटे फ्लैटों और आवश्यकता वस्तुओं रखने के लिए भी स्थान कठिनाई से निकल पाता है। एक बड़े संतूर जैसे हारमोनियम को रखना समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि आप भी स्वथान भाव की समस्या से ग्रस्त हैं, तब फोल्डिंग फर्नीचर के समान ही फोल्डिंग हारमोनियम भी ले सकते हैं। वैसे घरों में तो बहुत कम, परंतु भजन गायकों, उपदेशकों और कीर्तन मंडलियों द्वारा ही फोल्डिंग हारमोनियम का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विविध स्थानों पर इसे लेकर जाना पड़ता है। यही कारण है कि भार में हल्का और मोड़कर काफी छोटा बनाया जा सकने वाला यह हारमोनियम सामान्य बोलचाल की भाषा में सफारी हारमोनियम भी कहलाता है। तो आप ये याद रखना, ये कौन सा हारमोनियम भी कहलाता है? सफारी हारमोनियम कहलाता है। कौन सा? पेटी वाला। फोल्डिंग हारमोनियम को भी हाथ से धोकनी चलाकर हाथ से सामान्य हारमोनियम के समान ही बजाया जाता है। अंतर मात्र इतना है कि जब प्रयोग ना किया जा रहा हो तब इसे
मोड़कर काफी छोटे आकार का बनाया जा सकता है, क्योंकि अटैची जैसा होता है, अटैची भी बोलते हैं कुछ लोग। इसका ढांचा एक छोटे सूटकेस के आकार का होता है तथा इसका भार भी काफी कम होता है। धोखनी, स्टॉप, चाबियां आदि सभी बैठकर बजाए जाने वाले बाजे के सदृश ही होती है और जब इसे बजाने के लिए खोलकर सेट किया जाता है तब यह सामान्य हारमोनियम के समान ही दिखाई देने लगता है, जबकि बंद कर देने पर यह काफी छोटा, अत्यंत नाजुक और मूल्य में कुछ अधिक होना इसकी दो बड़ी कमियां हैं। मतलब कि ये होता है, जैसे ये आपको एक अटैची की तरह लगेगा। इसको आप ऐसे करके उठा के लीजिए, जैसे आप किसी अटैची को, पेटी को उठा के लेके जाते हैं। हाँ, और जब उसे आप ऊपर से ऐसे करके खोलेंगे, जैसे अटैची को खोलते हैं, फिर उसको साइड से दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे उठाया जाता है, फिर वो सामान्य आप हारमोनियम की तरह उसमें ढोकनी लगी रहती है, आगे से उसे देके आप हवा भरिए, नीचे चाबियों को खोल दीजिए। ज्यादातर चाबियों को खोला जाता है, पहला, तीसरा, फिर पांचवा, ऐसे खोला जाता है, फिर सातवां। किसी किसी में 5 भी होते हैं, किसी में 7 भी होते हैं। अत्यंत नाजुक और मूल्य में कुछ अधिक होना इसकी दो बड़ी कमियां, मतलब कि ये मूल्य में भी थोड़ा महंगा होता है। वो जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। और यही कारण है कि घरों में बजाने के लिए इसे अधिक पसंद नहीं किया जाता। इसलिए यही कारण है कि घरों में इसे नहीं खरीदा जाता। ये हारमोनियम जो होता है, ये होता है कहीं आप जैसे भजन करते हो, कीर्तन करते हो, या आप कहीं प्रोग्राम करते हो हारमोनियम पे, तो वो लोग ज्यादा ये लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो कैसे हारमोनियम का यूज करते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो ज्यादा कौन सा करते हैं, ये फोल्डिंग वाला। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पांव की धोकनी का हारमोनियम। ठीक है, कुछ हारमोनियम ऐसे होते हैं जो पांव की धोकनी, मतलब कि पांव से हवा उसमें दिया जाता है। ठीक है, पांव की धोकनी का हारमोनियम जिस प्रकार हाथ से चलाई जाने वाली कपड़े सीलने की मशीन घरेलू महिला में अधिक लोकप्रिय है और पांव से चलाई जाने वाली मशीन पेशेवर दर्जियों में ठीक उसी प्रकार। ये देखिए, ये पांव से चलाने वाली है। ये बहुत पुरानी, प्राचीन टाइम में ये चलती थी, जब ये केसियो का निर्माण नहीं हुआ था। तो यही चलती थी। ये दो नीचे आप देख सकते हैं, ये इस पे पांव दोनों रखा जाता था, जैसे कार में रखा जाता है नीचे एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे, वैसे इसको रखा जाता है। लेकिन इन दोनों को एक साथ ऐसे आप चलाओगे तो इससे हवा भरती है इसमें, और फिर दोनों हाथ से इसे प्ले किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। शौकिया घरेलू गायन और वादन के लिए तो हाथ से धोकनी चलाए जाने वाला हारमोनियम उपयुक्त रहता है, परंतु नाटक, नौटंकी मंडलियां प्राय पांव से धोकनी चलाए जाने वाला हारमोनियम ही अधिक पसंद करती हैं। मतलब कि अब ये बात हो रही है आपकी एक तरह से केसियो की, मतलब कि कहीं पे जागरण में या नाटक हो रहा है या कुछ चीजें हो रही है, तो उसमें यही चीज ऐसे ही हारमोनियम पसंद किए जाते, क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले केसियो तो नहीं था, तो पहले इसी तरीके से इस तरह के हारमोनियम, जैसे कहीं पे प्रोग्राम्स हो रहा है बाहर में, तो इसी तरीके का यूज किया जाता था, दोनों हाथ से बजाने वाला, पांव से हवा देके। इस बाजे में धोकनी पांव से चलाई जाती है, इसलिए वादक के दोनों हाथ खाली रहते हैं। अंत वह दोनों हाथों का प्रयोग स्वर निकालने के लिए कर सकता है। इस प्रकार का बाजा बजाने समय एक हाथ से तो आवश्यक स्वर निकाले जाते हैं, दूसरे हाथ से उन्हीं स्वरों को साथ ही साथ मंद्र सप्तक में भी निकाले जाते हैं। ये मैंने आपको बताया नहीं, केसियो की तरह हो गया, ये सेम कीबोर्ड की तरह हो गया। ये सेम हारमोनियम प्रोसेस जो होता है इस वाले हारमोनियम का, कीबोर्ड की तरह होता है सेम। इस प्रकार हारमोनियम से निकालने वाले स्वरों की मधुरता, गहराई और
खनक तीनों काफी बढ़ जाते हैं। अंत इससे निकली धुनी अधिक मोहक सुनाई पड़ती है। किसी स्टूल अथवा बिना हत्थे वाली कुर्सी पर बैठकर इस हारमोनियम को बजाया जाता है। तब हारमोनियम नहीं बजाया जा रहा होता अथवा कहीं लाना ले जाना होता है, तब इसके स्टैंड को मोड़कर काफी छोटा भी बनाया जा सकता है। इसके स्टैंड को मोड़कर इसको छोटा भी बनाया जाता है। इस अवस्था में यह बड़े आकार के हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम जैसे प्रतीत होता है। हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम से बड़ा भारी और अधिक मूल्यवान होना जहां इसकी प्रमुख कमियां हैं, वहीं बजाते समय दोनों हाथों का स्वतंत्र रहना और एक हाथ से दो स्वरों में स्वर निकालने के कारण ओजपूर्ण गंभीर स्वर लहरी को वायुमंडल में बिखेरना सबसे बड़ा गुण है। मतलब कि एक तरह से इसको कमियों के रूप से भी देख सकते हो, एक तरफ से अपॉर्चुनिटी भी है ये कि ये आपका जब पांव से आप हवा दे रहे हो तो आपका दोनों हाथ स्वतंत्र है, तो आप अच्छे से उसे बजा सकते हो। और जब हाथ से बजा रहे हो तो आप एक ही हाथ से सब कुछ बजा सकते हो, एक हाथ से हवा दे सकते हो, तो पांव पूरा स्वतंत्र है। हाथ पांव का संयुक्त हारमोनियम। कुछ हारमोनियम हाथ पांव दोनों संयुक्त हारमोनियम होते हैं। जैसे अब हम आगे पढ़ते हैं। हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम में हाथ से धोकनी चलाकर वायु संप्रेषित की जाती है, जबकि पांव के बाजों में पैरों से धोकनी चला ही सकते हैं। सेटिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें पांव से भी वायु संप्रेषित कर सकते हैं। इस हारमोनियम के ऊपर के भाव की बनावट बड़े आकार वाले हाथ के सामान्य हारमोनियम के समान होती है और निचले भाग में स्टैंड की बनावट पांव के बाजे के सदृश। वास्तव में यह 2-in-1 है, जिसमें एक ही बाजे में धोकनी के दो अलग अलग स्थानों पर सेट किया जा सकता है। कुछ अतिरिक्त धोकनी भी लगी होती है। जब इसे स्टैंड पर रखकर बजाया जाता है तो धोकनी पांव से चलाते हैं, परंतु हाथ से बजाते समय स्टैंड पर तो रखते ही नहीं। हाथ की धोकनी का देखो इस तरह का होता है। मतलब कि ये दोनों तरह का हारमोनियम है। मतलब कि ये स्टैंड है, ये देख रहे हो आप, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे का ये पूरा स्टैंड है। हाँ, और ये जो हारमोनियम है, ये हारमोनियम इस पे रखा गया है। हाँ, और ये नीचे से थोड़ा सा वो रहता है खोखला। हाँ, तो जैसे हम कोई अलग से चीज नहीं जोड़ते, तो वही ये चीज जब उसमें जुड़ जाती है तो यहाँ से निकला रहता है, तो ये यहाँ से हवा देंगे और ये हारमोनियम चलेगा। तो ये स्टैंड अलग होता है, हारमोनियम अलग होता है। आप इसको दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं स्टैंड लेके। प्रयोग करते हैं। पांव के हारमोनियम से भी अधिक महंगा बजाते समय धोकनी सेट करने में कुछ समय लगाना और थोड़ा नाजुक होना जहां इसकी कमियां हैं, वहीं दोनों प्रकार से बजाया जा सकना सबसे बड़ा गुण है। यदि आप घर में वादन के लिए पांव से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम ले रहे हैं तो यह संयुक्त हारमोनियम ही ले। हाँ, मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप यही हारमोनियम लो जिससे स्टैंड भी हो जाए और ये भी हो जाए, मतलब कि दोनों काम आप कर सको, दोनों तरह का हारमोनियम का काम करेगा, जिससे हाथ और पैर दोनों से बजाकर आप वादन का संपूर्ण आनंद ले सकें। वैसे शौकिया वादन के लिए तो सबसे अच्छा रहता है कि हाथ का सामान्य हारमोनियम, क्योंकि ना तो बजाते समय इसे सेट ही करना पड़ता है और ना ही अधिक स्थान घेरता है। जहां यह अन्य मॉडल की अपेक्षा सस्ता होता है, वहीं अधिक मजबूत और कम से कम खराब होने वाला भी है।
अब है धोकनी के आधार पर वर्गीकरण। अब धोकनी के बारे में बताया गया है, धोकनी पार्ट जो जिससे हवा भरते हैं, पर्दे जिसे कहते हैं। हार्मोनियम की संपूर्ण कार्य प्रणाली वायु और निरंतर संप्रेषण पर ही आधारित है। वायु का प्रवाह रुकते ही यह स्वर निकलना बंद कर देता है। जैसे ही आप उसके पर्दे को थोड़ी देर रोकोगे तो वो साउंड बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं रहती, हवा खत्म हो जाती है। हार्मोनियम में वायु का यह संचरण धोकनी अर्थात बेलों द्वारा ही होता है। यही कारण है कि प्रत्येक हार्मोनियम में बॉडी के अंदर बॉडी होना चाहिए, बॉडी है के अंदर किस्ती तक वायु को धकेलने के लिए धोकनी भी अवश्य लगाई जाती है। जितनी शक्तिशाली यह धोकनी होगी उतनी ही अधिक वायु बाजे के अंदर जाएगी और इस प्रकार आपको धोकनी अपेक्षाकृत उतनी ही कम गति से चलानी पड़ेगी। मतलब कि जितनी ज्यादा वो हार्ड होगी तो उतनी ज्यादा आपको धीरे चलाना, क्योंकि हवा ज्यादा भरेगी तो आपको कम चलानी पड़ेगी। वायु संप्रेषण क्षमता के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ये धोकनियां या बेलोज, इकहरी धोकनी अर्थात सिंगल ब्लोज। अब ये पढ़ते हैं। सबसे सस्ते किस्म के हारमोनियम में ही लगाई जाती है इकहरी धोकनी अर्थात सिंगल ब्लोज। यह न्यूनतम मात्रा में ही वायु का संप्रेषण कर पाती है। अंत हारमोनियम बजाते समय तीव्र गति से लगातार धोकनी को चलाते रहना एक व्यवस्था बन जाती है। जहां तक संभव हो आप इस प्रकार का हारमोनियम ना ही लें, क्योंकि चंद रुपए की यह बचत वादन के आनंद में कमी भी ला सकती है। दोहरी धोकनी अर्थात डबल बेंजो, जो डबल होता है धोकनी, वो उसके बारे में। यद्यपि ऊपर से देखने में यह इकहरी बेलौज के सदृश ही होती है, परंतु इसमें धोकनी के अंदर एक और धोकनी लगी होती है। हाथ से चलाई जाने वाली सभी धोकनियों का बाहर भाग लकड़ी का बना हुआ होता है। बाहर का भाग जो होता है वो लकड़ी का बना होता है और इसके मध्य भाग में वायु प्रवेश के लिए कुछ छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से वायु धोकनी के बेलौज में जाती है। दोहरी धोकनी के हाथ के हारमोनियम में भी वास्तविक धोकनी तो एक ही होती है, परंतु ऐसी धोकनी लगाई जाती है जिसमें एक बेलौज के अंदर दूसरा बेलौज भी फिट किया गया रहता है। इस प्रकार का प्रवाह सिंगल बेलौज की अपेक्षा काफी बढ़ जाता है। अंत हारमोनियम बजाने में कुछ आसानी रहती है। जहां तक पांव से धोकनी चलाने वाले बेंजो का प्रश्न है, उनमें 2 अलग अलग धोकनियां लगी हैं। यह बात दूसरी है कि उनके अंदर भी एक और बेलौज फिट है अथवा नहीं। दोनों पांव से चलाने वाली इस धोकनियों की वायु प्रवाह क्षमता जितनी अधिक होती है, हारमोनियम में उतना ही कम श्रम करना पड़ता है। मतलब कि जितना नीचे से करोगे उतना ही आपको हारमोनियम में कम श्रम करना पड़ेगा। इंग्लिश ब्लाउज। अब इंग्लिश ब्लाउज के बारे में पढ़ते हैं। 2 मिनट। चलिए थोड़ा ये पढ़ ही लेते हैं। अब ये है, ये एक हम छोड़ रहे थे, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के हाथ और पांव में हारमोनियम में लगाई जाती है अंग्रेजी स्टाइल की यह धोकनी। इसमें कई ब्लाउज तो होती ही है, पंखे भी एक से अधिक होते हैं। जितने अधिक पंखे और ब्लाउज लगे हों उतनी अधिक वायु प्रवाहित करती है। यह धोकनी
हाथ के बाजों में भी यह धोकनी ऊपर की ओर नहीं बल्कि एक ओर से खुली है। यही कारण है कि इसका लकड़ी का बाह्य भाग हारमोनियम के तल की ओर से जुड़ा हुआ नहीं रहता बल्कि दाहिने हाथ की ओर की पट्टी पर जुड़ा होता है। बाएं हाथ की ओर खुलती यह धोकनी, क्योंकि हारमोनियम की धोकनी तो बाएं हाथ से चलाई जाती है और दाएं हाथ की उंगलियों तथा उंगलियों से विविध स्वर निकाले जाते हैं। गायक और हारमोनियम वादन के साथ गायन का अभ्यास करने वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है यह इंग्लिश बिलोज हारमोनियम, क्योंकि इसमें धोकनी को पर्याप्त समय का अंतराल देकर चलाने पर भी वायु का समुचित प्रवाह बना रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वरों की संख्या के आधार पर वर्ग। 7 स्वरों की सरगम ही भारतीय मूलधार है। कोई भी गीत, गजल या भजन हो अथवा धुन, वह सरगम के 7 स्वरों द्वारा ही संचालित होती है। सरगम में यद्यपि 7 स्वर माने गए हैं परंतु स्वरों की वास्तविक संख्या 12 होती है, क्योंकि 7 शुद्ध स्वरों के साथ साथ 4 कोमल रे, ग, धनी, ऋषभ, गंधार, धेवत, निषाद और तीव्र मध्यम मां, ये 5 स्वर भी प्रत्येक सरगम में होती है। इस प्रकार एक सरगम में कुल 12 स्वर होते हैं और 3 प्रकार की मंद्र, मध्य और तार होती हैं। मतलब ये हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार का थोड़ा हाफ होता है। और इसमें कि छोटे वाले जो हारमोनियम होते हैं वो 3.5 सप्तक के जो होते हैं उसमें 39 कीज होती हैं, एक में 43 होती हैं। ठीक है, छोटी वाले में कितनी होती है? 39 होती है। अब उसे कीज बोलो, बटन बोलो। और दूसरी कितनी होती है? उससे बड़ी वाली में 43। ये सरगमी इस प्रकार 12-12 स्वरों की 3 सरगमों पर ही टिका है। भारतीय संगीत का संपूर्ण महल यही कारण है कि सबसे अधिक प्रचलन में तीनों ही सरगमों पूर्ण रूप से निकालने में समर्थ हारमोनियम ही है, परंतु कुछ कम या अधिक स्वर निकालने वाले भी तैयार किए जाते हैं। विविध प्रकार के हारमोनियम, 3 सप्तक का हारमोनियम। अब देखो, आप इसमें जो है इतना डीपली बताया गया है, बहुत ज्यादा डीपली बताया गया है, और वही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप इसे एक बार सुन ले तो आप पूरा हारमोनियम के बारे में आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह है कि आपको 1 से 2 बार हो सके तो आपको ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसे थोड़ा मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं और बीच बीच में समझा रहा हूं जो चीज मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, समझाने योग्य है जो चीज। 3 सप्तक का हारमोनियम, ये मैंने अभी बताया है, तभी मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप सुनिए। हारमोनियम जितने स्वर निकालने में समर्थ होता है उतने ही होते हैं उसकी प्रत्येक रीड में छिद्र। ठीक है, उनके रीड में छिद्र जो होते हैं। सुंदरियां एवं स्वर निकालने के लिए दबाई जाने वाली चाबियां भारतीय संगीत में 3 सरगमे हैं और प्रत्येक सरगम में 12 स्वर, साथ ही किसी भी सप्तक के अंतिम स्वर न से अगली आवाज उससे अगली सप्तक का प्रथम स्वर सा भी वादन के समय प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि 3 सप्तक के हारमोनियम में 36 नहीं 37 चाबियां होती हैं। ठीक है, 37 होती हैं। सॉरी, मैं आपको कितनी बता रहा था? 38 बता रहा था, कितनी बता रहा था? 39 बता रहा था। नहीं, ऐसे 39 भी होती है, मैं आपको गलत नहीं बता रहा। 39 भी होती है और 37 भी होती है। 37 चाबियां होती है। इसमें प्रथम क्या होती है? 12 चाबियां 7 सफेद और 5 काली। ठीक है, मंद्र सप्तक की होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग बता रहे हैं, मंद्र सप्तक में अलग बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि मतलब कि काले जो होते हैं वो कितने होते हैं? काले होते हैं 5 और सफेद होते हैं 7। मंद्र सप्तक की होती है। मध्य भाग की 12 चाबियां मध्य सप्तक की और अंतिम 12 चाबियां तार सप्तक की ओर होती है। मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि नीचे के जो होते हैं वो काले जो होते हैं, जो बटन, वो होते हैं 5 और सफेद जो होते हैं वो होते हैं 7। तो मंद्र में भी उतने होंगे, मध्य में भी उतने होंगे, तार में भी उतने होंगे। उसको ऐड कर दोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इतने हैं।
अंतिम 37वीं चाबी तीव्र स्वर के तीव्र सा के लिए होती है। प्रत्येक, ये देखिए आप हारमोनियम, प्रकार का संगीत एक हारमोनियम पर आसानी से बजाया जा सकता है। 3.25 और 3.5 सप्तक के बाजे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 3.25 और 3.5। मैंने आपको बताया ना कि वो तो सिंपल था, एक होता है 3.25 और एक होता है 3.5। मेरे पास 3.5 वाला है। संगीत एक जीवंत कला है और किसी भी जीवंत कला को सीमाओं में बांधना लगभग असंभव है। कलाकार अपने वाद्य यंत्र पर नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा ही विशिष्ट संगीत मर्मज्ञों के लिए तैयार किए गए हैं। 3.25 और 3.5 सप्तकों के हारमोनियम, 3.25 सप्तक का हारमोनियम उनतालीस स्वर निकालने में समर्थ होता है। मैंने आपको क्या बोला कि पहले जो मेरे पास था 39 था, ठीक है, और 39 मैंने आपको बताया था अभी। 3 सप्तकों के हारमोनियम, 3.25 सप्तक का हारमोनियम 39 स्वर निकालने में समर्थ होता है। तो 3.5 सप्तक का बाजा 42 स्वर निकाल सकता है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे कि 3.5 सप्तक में कितने बटन होते हैं, कीज कितने होते हैं। ठीक है, 3.25 में कितने बटन होते हैं, हाँ, या कीज कितने होते हैं। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 सप्तक में कितने बटन होते हैं। और 3.5 में कितने होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 3.5 सप्तक का बाजा 42 स्वर निकाल सकता है। इस शेष 2 अथवा 5 स्वरों का प्रयोग तो कभी कभी विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। मतलब इतना जरूरत नहीं होती 3.5 सप्तक की, वो कभी कभी यूज किया जाता है। परंतु जब जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हो तो गाने में तो आप वहां तक जाओगे ही नहीं। लेकिन जब आप म्यूजिक बना रहे हो तो आप जो नीचे गा रहे हो उसको म्यूजिक आप ऊपर बना लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। परंतु जब सा को वास्तविक सा के स्थान पर अन्य किसी चाबी पर सा मानकर बजाया जाता है तब अतिरिक्त सुविधा प्रदान करते हैं ये पालतू स्वर। 3 स्वर के हारमोनियम के आकार में बड़े और भारी तो होते ही हैं ये विशिष्ट बाजे। इसमें प्राय रीढ़ भी 3 लगाई जाती है और इसलिए ये अधिक मूल्यवान भी होते हैं। ठीक है, 2.5 सप्तक का हारमोनियम। अब 2.5 सप्तक के हारमोनियम पे आते हैं। मैंने आपको बताया हर तरह का हारमोनियम इसमें मिलेगा और उसमें हर तरह की इसमें व्याख्या मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। 3 सप्तक के हारमोनियम से आकार में छोटा होता है यह 2.5 सप्तक का बाजा, क्योंकि यह मात्र 30 स्वर निकालने में ही समर्थ होता है। ये मात्र कितना स्वर निकालता है, 30। इसमें मध्य सप्तक तो पूरा होता है परंतु मंद्रक सप्तक के प्रथम 3 और तार सप्तक के अंतिम स्वर नहीं होते। मतलब कि इसमें मेन मध्य स्वर होता है। बच्चों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, आपने देखा भी होगा कभी छोटे छोटे जो होते हैं हारमोनियम। भारतीय संगीत विशेष तौर पर शास्त्रीय गायन के लिए तो हारमोनियम आधा अधूरा ही होता है, परंतु फिल्मी गानों की तर्ज इस पर आसानी से निकाली जा सकती है। ऑर्केस्ट्रा में तो बहुत ही अधिक चलता है यह 2.5 सप्तक का हारमोनियम, क्योंकि इंग्लिश धुनों में सप्तक का चक्कर होता ही नहीं। वायलिन, गिटार आदि जैसे अधिकांश विदेशी वाद्य भी प्राय 25 से 30 तक स्वर निकालने में ही समर्थ होते हैं। घर पर शौकिया वादन के लिए भी पर्याप्त अच्छा रहता है। मेल मदीन रीढ़ वाला 2.5 सप्तक का हारमोनियम यद्यपि 3 सप्तक के बाजे की तो बात ही कुछ और है। ठीक है, समझ गए। मतलब छोटा होता है और ये ऑर्केस्ट्रा वाले जो होते हैं शादियों में जो जाते हैं, हाँ, तो वो वही 2 सप्तक 2.5 सप्तक रखते हैं। उसमें क्या होता है कि मंद्र सप्तक जो होता है, मंद्र सप्तक के आगे के सारे गा कुछ नहीं होते और तार सप्तक के लास्ट के स्वर नहीं होते। ध निसा। स्वर की ऊंचाई पर आधारित वर्ग। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन
हारमोनियम के बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। स्वर की ऊंचाई पर आधारित वर्ग। हारमोनियम के अंदर वायु भेजने का कार्य तो धोकनी करती है, परंतु हमारा लक्ष्य तो उस वायु को बजाने विविध स्वरों के छिद्रों से बाहर निकालना ही होता है। स्वरों की उत्पत्ति के लिए हारमोनियम में तो विशिष्ट उपकरण लगाया जाता है, उसे तकनीकी भाषा में रीड कहा जाता है, क्योंकि हारमोनियम कितना ऊंचा अथवा नीचा स्वर निकलता है यह उसमें लगी रीड की क्वालिटी और संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कि अंदर जो होती है हारमोनियम पे रीड लगी होती है, हाँ, उस रीड कैसी क्वालिटी की लगी हुई है उससे पता चलता है कि हारमोनियम कैसा बजेगा। सब कुछ रीड का लेना देना होता है हारमोनियम में, ठीक है। और इसमें अलग अलग रीड होते हैं, 1 रीड 2 रीड, है ना, तो अलग अलग भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ना कि वायु प्रवाह की मात्रा पर, हाँ, हारमोनियम की वायु रीड के से ही जो भी होता है वायु प्रवाह की मात्रा पर ये निर्भर नहीं करता। वायु तो सिर्फ वायु आप ध्वनि से दे रहे हो बस। हारमोनियम में 3 प्रकार की रीडें लगाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख है। अब रीडें कौन कौन सी लगाई जाती हैं ये मैं बता रहा हूं। अब ये रीडें कौन कौन सी लगती हैं इसको याद रखना। एक रीड का बाजा हारमोनियम बजाते समय जिस स्वर को भी दबाया जाता है उसकी पट्टी के नीचे लगी दूसरी पट्टी के छेद में से वायु निकालने लगती है और उसके फलस्वरूप ही स्वर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार छिद्र युक्त पट्टी में उतने ही छेद होते हैं जितने कि उस वायु में बजाई जाने वाली याबियां होती हैं। इस पूरी पट्टी को ही रीड कहा जाता है। जिन बाजों में यह एक ही पट्टी लगी होती है उन्हें एक रीड वाला हारमोनियम कहा जाता है। मूल्य में तो कम होते हैं सिंगल रीड हारमोनियम, परंतु इसकी आवाज भी मध्य ही होती है। यही कारण है कि बालकों, स्त्रियों और धीमे स्वरों में तानपुरे के साथ गाने वालों के लिए तो ठीक रहते हैं हारमोनियम, परंतु पुरुषों गायकों की आवाज का साथ प्राय नहीं दे पाते। 1 रीड जो हारमोनियम होती है वो लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए और बच्चों के लिए होती है, क्योंकि उनकी आवाज पतली होती है। 1 रीड जो होती है वो 1 रीड बहुत पतली पतली आवाज वो करती है। हमने देखा होगा हारमोनियम में जो पतली पतली बिल्कुल आवाज करेगी, हाँ, तो वो फीमेल के लिए ज्यादा और बच्चों के लिए ज्यादा यूज होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस 1 रीड हारमोनियम किसके लिए ज्यादा यूज होता है। तो फीमेल पहले लिखोगे, फीमेल या बच्चा। 2 रीड के बाजे गायन के अभ्यास और शौकीन वादन के लिए 2 रीड लगे हुए हारमोनियम ही अधिक उपयुक्त रहते हैं। सिंगल रीड बाजों की अपेक्षा उनकी आवाज अधिक ऊंची और मधुर होती है। इसमें एक के स्थान पर 2 रीड लगी होती है, जिनमें एक रीड के छेद तो सिंगल रीड के समान होते हैं और दूसरी रीड के छेद उनके छोटे अथवा बड़े। इस प्रकार इन बाजों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इसमें 2 लगे होते हैं। मेल मदीन का हारमोनियम। बाजा चाहे कितना ही रीड का हो, इसमें एक रीड तो स्टैंडर्ड माप के छेदों जो सिंगल होते हैं की ही लगाई जाती है। जब किसी बाजे में दूसरी रीड स्टैंडर्ड से छोटे माप के छेदों की लगाई जाती है तब उसे मेल मदीन अर्थात नर नारी या मेल फीमेल रीड का बाजा कहा जाता है। मतलब कि दोनों हो जाती हैं। फिर वो सिंगल रीड हारमोनियम से अधिक मधुर और भारी आवाज होने के बावजूद यह इतनी ऊंची ही होती है कि स्त्रियों की आवाज के साथ इसकी ध्वनि ठीक बैठ जाती है। स्त्रियां जैसे बारीक परंतु सिंगल रीड से कुछ
घनी और अधिक आवाज निकालने में समर्थ होने के कारण ही इसे स्त्री पुरुष संयुक्त बाजा मेल फीमेल हारमोनियम कहा जाता है। ठीक है, कौन से को कहा जाता है? मेल मदीन हारमोनियम को। ठीक है, स्त्रियों और किशोरों के साथ साथ नीचे स्वर में गाने वाले गायकों अथवा बारीक आवाज के धनी पुरुषों के लिए उपयुक्त रहते हैं। ये मेल मदीन के डबल रीड हारमोनियम हैं। मेल बॉक्स हारमोनियम, पुरुषों की आवाज प्राय महिलाओं की अपेक्षा काफी ऊंची और गहन गंभीर होती है। मेल बॉक्स हारमोनियम के बारे में बताया जा रहा है। पुरुषों की आवाज प्राय महिलाओं की अपेक्षा काफी ऊंची और गहन गंभीर होती है। यही कारण है कि सिंगल रीड हारमोनियम तो उनके लिए व्यर्थ ही है। मेल मदीन डबल रीड हारमोनियम भी गायन करते समय उनके स्वर पर ठीक नहीं बैठते। इस समस्या का समाधान करते हैं काफी ऊंची आवाज उत्पन्न करने वाले मेल बॉक्स रीड लगे हुए हारमोनियम। इसमें एक रीड तो स्टैंडर्ड साइज की होती है, परंतु दूसरी रीड के छेद कुछ बड़े होते हैं। स्टैंडर्ड साइज की रीड को वे पुरुष अर्थात मेल कहा जाता है और बड़े छेद वाली रीड को बॉक्स 3 रीड कहा जाता है। ठीक है, अब है 3 रीड के हारमोनियम। ठीक है, अब जो जिसमें 3 रीड लगे हुए होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे ऊंची और मधुर स्वर लहरी उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं वे हारमोनियम जिसमें एक अथवा 2 नहीं बल्कि 3 रीड एक साथ लगी होती है। इनमें एक रीड तो अनिवार्य रूप से स्टैंडर्ड साइज की अर्थात मेल लगती है और दूसरी बॉक्स जहां तीसरी रीड का प्रश्न है तो कुछ बाजों में वहां मेल की होती है तो कुछ में फीमेल की। एक बॉक्स और 2 मेल रीड लगे बाजों की आवाज सबसे ऊंची होती है तो एक बॉक्स एक मेल और एक फीमेल लीड युक्त बाजों की उसमें कुछ नीची महिलाएं बच्चों और सामान्य शौकिया गायक पुरुषों के लिए तो ये 3 रीड वाले हारमोनियम अधिक उपयोगी नहीं परंतु नौटंकियां नाटकों तथा समूह गीतों अर्थात कोरस गायन के लिए सर्वोच्च रहते हैं। मतलब कि किसी क्रियाकलाप के लिए नाटक में या किसी और चीज में, मतलब कि आपका साधना के लिए अकेले गायन के लिए 2 रीड हारमोनियम सही है। ये 3 रीड के बारे में हम बात करें। पर्याप्त ऊंची होने के साथ साथ बहुत ही अधिक सुरीली भी होती है। पिक्चरों में भी इस को यूज किया जाता है 3 लाइन वाली को। 3 रीड भी कह सकते हो, 3 लाइन भी कह सकते हो। इन हारमोनियम की आवाज और यही कारण है कि पांव से वायु संप्रेषण किए जाने वाले हारमोनियम में प्राय 3 रीड ही लगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट उपयोग के हारमोनियम, जो विशिष्ट है। जो उपरोक्त चारों वर्गों धोकनी की स्थिति, बेलोज की किस्म, रीडों की संख्या तथा स्वरों की क्षमता में से प्रत्येक की एक एक विशेषता तो प्रत्येक हारमोनियम में होती ही है और इन क्षमताओं के अनुसार ही होती है उनकी बाह बनावट, आकार, मूल्य और उपयोगिता। परंतु 2 विशेषताएं ऐसी भी हैं जो प्रत्येक हारमोनियम में नहीं होती, बहुत ही कम बनाए जाते हैं। इस प्रकार की क्षमताओं से युक्त बाजे, इनमें सभी अंग और उपयोग तो अन्य हारमोनियम के समान ही होती है। निम्न में से कोई भी एक विशेषता अतिरिक्त रूप से लगाई जाती है और इन विशेषताओं के नाम पर ही होता है इनका नामांकन। कपलर हारमोनियम। अब कपलर होता है, कपलर के बारे में बता देता हूँ। कपलर क्या होता है कि जो हारमोनियम होता है, हारमोनियम के साइड में आप देखो एक कपलर होता है, एक उसको आगे करते हैं तो सिर्फ एक ही स्वर बजता है ना, और उसको हम पीछे कर देते हैं, हाँ, मतलब कि अपनी तरफ कर देते हैं उसे जब हम तो उसमें क्या होता है, आप सा बजाओगे
तो तार सप्तक का भी सा बजेगा। एक साथ दो दो स्वर बजते हैं। अब अगर मध्य सप्तक का आप सा बजा रहे हो तो मध्य सप्तक का सा भी बजेगा और तार सप्तक का भी सा बजेगा। ठीक है। आप मंद्र सप्तक का सा बजा रहे हो तो मंद्र सप्तक का भी सा बजेगा और मध्य सप्तक का भी सा बजेगा। अगर आप मध्य सप्तक का प बजा रहे हो तो मध्य सप्तक का प और तार सप्तक का प बजेगा। ठीक है। तो ऐसे भी कपलर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम की अपेक्षा पांव के बाजे से स्वर अधिक मधुर तथा गुंजायमान रूप से निकालते हैं। कारण यह है कि पांव से धोकनी चलाए जाने के कारण वादन के दोनों हाथ खाली रहते हैं। अंत वह दाहिने हाथ से तो गीत के बोलों के अनुरूप चाबियां दबाता ही है। चाबियां किसको बोलते हैं? की को, बटन को। अब की बोलो, बटन बोलो या चाबियां बोलो, एक ही बात है। बाएं हाथ से उसके एक सप्तक नीचे के स्वर में भी उन्हीं चाबियों को दबाता रहता है। इस प्रकार के सप्तक में एक साथ एक ही स्वर निकलता है। अंत उसका ओज, मधुरता, गहराई और गंभीरता सभी कुछ बढ़ जाते हैं। हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हारमोनियम में यही विशेषता उत्पन्न करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की जाती है। कपलर हारमोनियम के नाम से पुकारे जाने वाले इन विशिष्ट बाजों की बनावट ऊपर से तो हाथ के सामान्य हारमोनियम जैसी ही होती है, परंतु इसके अंदर के भाग में स्वर दबाने की चाबियां और स्वर निकालने वाले गुटकों के मध्य एक के स्थान पर दो कंघियां लगाई जाती हैं। इस अतिरिक्त कंघी के तारों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जब किसी स्वर को दबाया जाता है तब उससे एक सप्तक नीचे में भी वही स्वर स्वयं दब जाता है। इसी प्रकार पांव पेटी के समान ही द्विगुण, ओजपूर्ण, मधुर और गहन गंभीर निकलती है। इस हाथ के बाजे में स्वर लहरी इस हारमोनियम के प्राय 3 रीढ़ ही लगाई जाती है, जो दोनों हाथ पांव दोनों से बजाई जाती है। क्योंकि सिंगल रीड बाजे में तो यह व्यवस्था लगभग व्यर्थ ही है। 2 रीड होने पर भी वह बात नहीं आ पाती। घर में सामान्य गायन वादन के लिए तो प्राय इन हारमोनियम का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु राम मंडलियों, कव्वाली गायकों तथा समवेत रूप से कीर्तन करते समय प्राय ही कपलर हारमोनियम प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह व्यक्ति पांव का नहीं, हाथ से धोकनी चलाए जाने वाले हारमोनियम ही बजाते हैं, जबकि इनकी आवश्यकता होती है पांव पेटी जैसे गहन गंभीर स्वर लहरी की। मतलब कि होते हैं हारमोनियम से। मेरे पास भी जो हारमोनियम है वो कपलर वाला है, उसमें भी आप एक साथ दबाओगे तो दो बटन दबते हैं और 3.5 सप्तक का है। अब कभी भी ले तो कपलर वाला ले। कपलर वाले में बहुत फायदा होता है, उसका साउंड खुल के आ जाता है। मतलब कि दबने का क्या मतलब है कि आप उसमें दोनों स्वर बज रहे हैं, मतलब कि मध्य सप्तक का भी सा बज रहा है और तार सप्तक का, दोनों का जो साउंड है वो कंबाइंड होके बजता है। फिर तो उसका आवाज आपको एक मतलब कि खुल के और उसमें मिठास ज्यादा आ जाती है। स्केल चेंज हारमोनियम। अब कुछ हारमोनियम होते हैं वो स्केल चेंजर हारमोनियम होते हैं। इसको बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। इन हारमोनियम में क्या होता है, नीचे एक चीज लगी होती है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस क्या होता है, उसे आप करोगे तो जो सा है वो रे बन जाएगा। अब फिर उसे आप बजा सकते हो। मतलब कि आप जैसे हम करते हैं ना कि हारमोनियम बजाते हैं तो सारे गामा पा धा नी सा, उसके बाद हम अगर रे को अगर हम सा बनाएंगे, जैसे मूर्छना बनाएंगे, रे को अगर सा बनाएंगे तो हमारा जो ग है वो रे बनेगा। हाँ, तो हम तो उसके हिसाब से करते हैं, स्केल के हिसाब से करते हैं कि डी शार्प, सी शार्प, इस हिसाब से करते हैं। लेकिन स्केल चेंजर में ये नहीं करने की जरूरत नहीं है। आपने स्केल चेंज कर दिया तो जो आपने सी शार्प का जो आपका सा था वही डी शार्प का साउंड करेगा, आप बजाओगे सेम वही। ठीक है। उसका साउंड बस चेंज होगा। मतलब कि
जैसे आप सी शार्प पे जैसे आप नॉर्मल हारमोनियम बजा रहे हो, सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, अगर मान लो आपने 2 स्केल ऊपर से बजाओगे, आप सिंपल हारमोनियम जो होते हैं वो बजाओगे, तो जैसे आपने डी शार्प को सा बनाया, तो वहां से आप बनाओगे सा, तो आपका जो तार सप्तक का जो रे होगा वो आपका सा बनेगा। ठीक है, और स्केल चेंजर में क्या होता है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, जो आपका सा था वही सा रहेगा, बस साउंड चेंज हो जाएगा, जो सेकंड है जो रे है वो साउंड करेगा फिर सा। इसको पढ़ते हैं। हारमोनियम हाथ का हो या पांव से धोकनी चलाए जाने वाला, इसकी स्वर उत्पादन करने के लिए दबाई जाने वाली चाबियां एक विशिष्ट कंघी पर स्थायी रूप से जड़ी रहती हैं। यही कारण है कि अन्य वाद्य यंत्रों के विपरीत इसे बजाते समय स्वर नहीं मिलाने पड़ते, सदैव एक विशिष्ट सुर पर ही बजता है। प्रत्येक हारमोनियम यह सत्य है कि प्रत्येक हारमोनियम की स्वर प्रदायक क्षमता अलग अलग होती है, परंतु जो भी होती है वह स्थायी होती है। हारमोनियम की यही विशेषता जहां तक एक बड़ी सुविधा प्रदान करती है, वहीं एक अन्य गायक के ये देखो हारमोनियम वादन करते समय अथवा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक रूप से बजाते समय एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। ठीक है, और एक चीज और होता है, ये स्केल चेंजर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। जो हारमोनियम होता है ना, वो फिक्स एक श्रुति पे रहता है। हाँ, तो इसमें ना फिक्स होता है सब कुछ, इस पे आप हर राग को नहीं दर्शा सकते। उस पे आप बजा देते हैं हम स्वर को, लेकिन वो हर राग नहीं उस पे खिल के आ पाता। इसमें आप मीट को नहीं दिखा सकते, इसमें आप गमक को नहीं दिखा सकते। तो ये सब चीजें हैं जो आप हारमोनियम में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसलिए इसे एक स्वर पे इसे अच्छे से सेट कर दिया जाता है, एक श्रुति पे अच्छे से सेट कर दिया जाता है। वादन करते समय अथवा अन्य वाद्यों के साथ सामूहिक रूप से बजाते समय एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर देती है। इसके स्वर को तबले, गिटार, सितार तथा अन्य अधिकांश वाद्य यंत्रों के समान समयोजित नहीं किया जा सकता। अंत इस अवस्था में आप मध्य सप्तक के सा के स्थान पर अन्य किसी चाबी को सा मानकर ही हारमोनियम बजाने के लिए विवश हैं। मतलब कि ऐसे जो हारमोनियम होते हैं ना, तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी तो आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे। क्या होता है कि स्केल चेंजर की बात हो रही है यहाँ पे, स्केल चेंजर, क्योंकि आप वही बजा रहे हो, सी शार्प से ही सरगम बजा रहे हो, उसी को आपने डी शार्प पे किया, फिर ई पे कर दिया, एफ पे कर दिया, एफ मतलब कि स्केल पे कर दिया। एफ पे किया, तो अलग अलग आप स्केल पे उसे बजा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम करती है फिर। ठीक है, आगे चल के, क्योंकि आप उसी पे आप सब कुछ बजा पा रहे हो, तो आपको अलग चीज बजाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप इस तरह से मूर्छना आप नहीं समझ पाओगे कि कौन से स्वर क्या है नहीं है। इस अवस्था में आप मध्य सप्तक के षड्ज सा के स्थान पर अन्य किसी चाबी को सा मानकर ही हारमोनियम बजाने के लिए विवश है। सिद्ध हस्त और अनुभवी हारमोनियम वादक तो किसी भी स्वर की चाबी को मध्य सप्तक का षड्ज मानकर बजा लेते हैं। ये देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि जो सिद्ध होते हैं वो किसी को भी सा बनाकर, जितने भी हारमोनियम बटन होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते कि यही सा है यही रे है, ऐसा नहीं होता। इसमें सभी सा है सभी रे हैं, आप जिसको सा बना दोगे उसके के हिसाब से आगे वाला रे बनेगा, गा बनेगा, म बनेगा, कोमल के स्वर बनेंगे, इस तरीके से ही सारे बनते हैं। परंतु बारंबार स्वरों का स्थान बदलकर हारमोनियम बजाते समय विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है कि इस समस्या का समाधान करता है। स्केल चेंज हारमोनियम इस बाजे की बनावट पूरी तौर पर सामान्य हारमोनियम जैसी ही होती है, परंतु इसके स्वरों को दबाने वाली कंघी स्थायी रूप से फिट होने के स्थान पर एक फीते पर लगी होती है।
इस फीते को आगे अथवा पीछे खिसकाकर इसके स्वर को वांछित ऊंचाई पर आसानी से समायोजित सेट किया जा सकता है। यही कारण है कि स्केल चेंज हारमोनियम पर सामान्य शौकिया वादन भी सफल पेशेवर हारमोनियम मास्टरों के समान ही किसी भी गायक के स्वर से स्वर मिलाकर आसानी से हारमोनियम बजा सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बहुत ही अधिक पसंद किए जाते हैं हाथ अथवा पांव के से बजाए जाने वाले स्केल चेंजर हारमोनियम। हारमोनियम वादन में पूर्ण दक्षता की प्राप्ति के लिए नियमित अभ्यास और समर्पण के साथ साथ अपनी रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप बाजे का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि आप बाजे का कैसा निर्माण करते हो, क्योंकि बाजा क्या होता है कि अलग अलग साउंड करता है, कभी कभी बाजा सही तरीके से सेट नहीं होता, तो जिनके पास वो परख होती है कि सा ये है तो प इस तरीके से बजना चाहिए। जहां सामान्य रूप से शौकिया वादन करते वालों के लिए 2.5 अथवा 3 सप्तक का डबल रीड हारमोनियम उचित रहता है, वहीं फोल्डिंग हारमोनियम स्थान की समस्या का एक अच्छा समाधान है। जहां पांव की धोखनी लगाए जाने वाले हारमोनियम का प्रश्न है वह शौकिया वादनों के लिए नहीं, प्रमुख रूप से नाटक नौटंकी मंडलियों अथवा ऑर्केस्ट्रा पार्टियों के लिए ही है। हारमोनियम के चुनाव में प्रारंभ में ही बरती गई जरा सी सावधानियां जहां आपके लिए जीवन भर के मनोरंजन का साधन बन जाती है, वही इस बारे में किया गया थोड़ा सा प्रमाद भी आपके शौक का कारण बना देता है। यही कारण है कि सबसे पहले हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। जो हारमोनियम होती है ना, वो सबसे आसान वादन वाली शैली है। सबसे मतलब कि आसान वाद्य है, ये आप कह सकते हो कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो यही सीखते हैं, हारमोनियम ही पहले सीखते हैं, क्योंकि ये बजाने में भी आसान होता है। हारमोनियम की सेटिंग वे वादन की बैठकें। अब हारमोनियम की सेटिंग कैसे होती है, अब वादन की बैठकें कैसी होती है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। हारमोनियम, यहां पे हान है तो यह हार होना चाहिए। हारमोनियम एक विदेशी वाद्य यंत्र है, मतलब कि ये एक यूनानी वाद्य यंत्र है। कभी आपसे पूछ दिया जाए ये कौन सा वाद्य यंत्र है, यूनानी वाद्य यंत्र है, और फारसी भी वाद्य यंत्र से कहा जाता है। लेकिन पहले अगर ऑप्शन आए यूनानी तो यूनानी बोलिए आप। ये शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है, ये पहले यूनानी वाद्य यंत्र है। उसके बाद ये शास्त्रीय संगीत में भी इसका काम आने लगा, और फिर उपशास्त्रीय संगीत में भी आने लगा। उसके बाद संगीत में भी, लाइट म्यूजिक में भी आने लगा, लोक संगीत में भी आने लगा। परंतु हमारे देश में इतना लोकप्रिय है कि संगीत का जरा भी लगाव रखने वाले लगभग प्रत्येक परिवार में मिल जाता है। इसकी इस बेइंतहा लोकप्रियता का कारण कोई सनक अथवा फैशन नहीं, अपितु इसकी बेमिसाल उपयोगिता, मधुर स्वर, लहरी और बजाने में आसानी ही है। यही कारण है कि लोकप्रियता, उपयोगिता, सादगी और मधुरता का जो सम्मिश्रण हारमोनियम में है वह किसी भी भारतीय अथवा विदेशी वाद्य यंत्र में नहीं है। जहां तक इसकी उपयोगिता का प्रश्न है, अन्य कोई भी वाद्य यंत्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता। स्वर साधकों एवं गायक का रियाज करने वालों के लिए तो हारमोनियम एक वरदान, सच्चा साथी और गुरु ही है। ऑर्केस्ट्रा में अन्य वाद्यों के स्वर संयोजित करने के लिए भी इसका प्रयोग मार्गदर्शन के लिए रूप में किया जाता है। इतना अधिक उपयोगी होते हुए भी इसे बजाना बहुत आसान है। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही इसे अच्छी तरह बजाना सीखा जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अन्य वाद्यों की तरह बजाते समय इसके स्वर भी सेट नहीं करने पड़ते। कभी भी उठकर आप इसे बजाना प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु आसान से आसान कार्य करते समय भी हमें अपने सहयोगी की विशेषता, कमियां, प्रवृत्तियों और कार्य पद्धति का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और हारमोनियम की इसका
अपवाद नहीं तो आइए वास्तव वादन में पूर्व आज हम हारमोनियम में लगने वाले विभिन्न हिस्से पुर्जों की सेटिंग, उसकी कार्य प्रणाली, उपयोगिता तथा उसके संचालन और छोटे मोटे दोष उत्पन्न हो जाने पर सुधार की विधियों का अवलोकन करें। हारमोनियम वायु से संचालन द्वारा स्वर उत्पन्न करता है, मतलब वायु से चलता है, वायु के द्वारा चलता है, इसलिए इसे सुशील वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। अंत वायु प्रवाह धोकनी तो इसका अनिवार्य मार्ग है। विभिन्न से वायु निकालने वाले रीढ़े भी इसके अनिवार्य अवयव हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्वर निकालने के लिए चाबियां भी इसमें लगी होती हैं। ये वे भाग हैं जो पर्याप्त बड़े माप के बाजे के बाह्य भाग में लगे होते हैं तथा इसके बारे में सार गर्भित जानकारियां हम गत अध्याय में प्राप्त कर चुके हैं। इस अध्याय में तो हम उन अंगों और उपांगों, छोटे बड़े सहायक कल पुर्जे का अध्ययन करेंगे जिसमें से अधिकांश तो बाजे की अंदरूनी बॉडी में लगे होते हैं। हारमोनियम बजाते समय ना तो इन्हें आपको समायोजित करना होता है और ना ही इन्हें छेड़ना चाहिए, फिर भी इसके बारे में आधारभूत जानकारियां तो आपको होनी ही चाहिए। हारमोनियम की सुरक्षा और समय समय पर छोटे मोटे दोषों के सुधार व मरम्मत के लिए तो ये जानकारियां आवश्यक है ही। सफल वादन की भी अनिवार्यता आवश्यक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वह धोकनियां, बैलो और किस्ती। ठीक है। हारमोनियम में हवा प्रवाहित करने वाले संपूर्ण जुगाड़ को भी प्राय धोकनी ही कहते हैं, जबकि एक दूसरे के अंदर अनेक उपभागों का एक संयुक्त समायोजन है। पैर अथवा हाथ से लकड़ी से जिससे तख्ते को हिलाकर हारमोनियम के बैलों में हवा भरी जाती है, वह तो धोकनी का एक बाह्य भाग मात्र है जिसे पंखा कहते हैं। प्राय ही हारमोनियम में इस पंखे के अतिरिक्त एक अथवा अधिक वायु प्रवाह धोकनी लगी होती है। प्रत्येक धोकनी में 2 अथवा 3 स्प्रिंग के रूप में मुड़े हुए तार भी लगे होते हैं जो इसे चलाने में सहायक प्रदान करते हैं। ये हारमोनियम के अंदर की बात हो रही है। धोकनी द्वारा जिसे पर्दों के बीच में हवा भरकर अंदर की ओर किस्ती में फेंकी जाती है उसे बेलो कहा जाता है। रीड बोर्ड के विभिन्न छिद्रों से निकलने वाली हवा ही स्वरों की उत्पत्ति करती है। रीड बोर्ड के नीचे हवा की जो थैली लगी होती है उसे किस्ती कहा जाता है। किस्ती में एक मार्ग तो बैलों से हवा आने के लिए होती है तथा 4-5 छेद रीड बोर्ड तक हवा जाने के लिए होती हैं। इस छिद्रों के मुंह ही खोले जाते हैं। हारमोनियम में वादक के सामने की ओर वाले पटरे पर लगी 4-5 खूंटियों द्वारा इन मुखों को खोला जाता है। धोकनी का एक और अविभाज्य अंग बल्ब नामक लकड़ी की 2 पट्टियां ये धोकनी के बाहर से हवा खींचने वाले पंखे पर लगी रहती हैं। बाहर से बैलों आई हवा को बाहर ना जाने देना इन बल्बों का प्रमुख कार्य है। अब हम पढ़ेंगे रीड बोर्ड, रीड और चाबियां ये कैसे लगी होती हैं, क्या होता है। हारमोनियम का ऊपरी भाग जिस पर उंगलियां चलाई जाती हैं और स्वर उत्पादन की रीड लगी होती है उसे रीड बोर्ड अथवा कंघी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना, रीड बोर्ड को क्या कहा जाता है, कंघी भी कहा जाता है। ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से कंघी क्या है, कंघी पे आ सकता है क्वेश्चन। किसी भी हारमोनियम का सबसे महत्वपूर्ण कीमती बनावट में जटिल और नाजुक होता है। यह संपूर्ण भाग रीड बोर्ड में वादक के सामने की ओर सफेद और काले रंग की कुछ उभरी हुई पट्टियां लगी होती हैं जिन्हें पर्दे अथवा चाबियां कहा जाता है। इसमें 7 शुद्ध स्वरों पर्दों के नीचे की ओर
इकसार और अधिकतर सफेद रंग के होते हैं, जबकि विकृत स्वरों के 5 पर्द सफेद पर्दों के कुछ आगे की ओर तथा थोड़े उठे हुए होते हैं और इनका रंग भी काला होता है। अधिकांश हारमोनियम 3 सप्तक के होते हैं। अंत उनके कुछ 37 पर्दे लगे होते हैं, जबकि 2.5 सप्तक के बाजे में इसकी संख्या 3 होती है। ये पर्दे या चाबियां आकृति के लिबास से 3 प्रकार के होते हैं। सादा चाबी, इसमें चाबियों के अग्रभाग पर सेलोलाइट लगा दिया जाता है तथा काली चाबियों के ऊपर एक गुटका और लगाते हैं। चाबी के पिछले भाग के नीचे सवार लगा होता है तथा ऊपर कामनी टिकाने के लिए जगह बनी होती है। फ्रेंच चाबी, इसमें चाबियों के अग्रभाग पर एक पट्टी और लगी होती है जिसमें चाबी कुछ उठी हुई तथा सुंदर दिखाई देने लगती है। इंग्लिश चाबी, इन चाबियों की बनावट विशेष प्रकार की होती है तथा चाबियों को दबाने वाली कमानियां भी पेचों द्वारा कसी रहती है। सवार लगे गुटके भी विशेष प्रकार के होते हैं और ऐसी चाबी वाले बाजों की बॉडी भी कुछ विशेष प्रकार की होती है। वैसे जहां तक चाबियों की आकृति का प्रश्न है, ये हारमोनियम की आवाज पर कोई असर नहीं डालती, परंतु उसकी सुंदरता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये देखिए, ये हारमोनियम का अंदर का पार्ट है। आपने देखा भी होगा हारमोनियम का अंदर का पार्ट इस तरह से ये लगी होती है। रीड बोर्ड पर ही चाबियों के अग्रभाग में अर्थात वादन के विपरीत दिशा की ओर पीतल, तांबा अथवा लोहे की तारों से बनी हुई कमानियां भी लगी होती है। ये कमानियां अपने बचाव से चाबियों को यथा स्थान बनाए रखती है। इन कमानियों को सुंदरियां भी कहा जाता है। जब किसी चाबी को उंगली से दबाकर छोड़ा जाता है, तब वह चाबी कमानी सुंदरी के दबाव से यथा स्थान लौट आती है। रीड बोर्ड के ऊपर बहुत से छिद्र बने होते हैं। इन छिद्रों के ऊपर भाग में चाबियां फिट की जाती हैं तथा निचले भाग में रीड कसे होते हैं। हारमोनियम से निकलने वाले स्वरों का संपूर्ण मधुरय इन रीडों और रीड बोर्ड पर ही निर्भर करता है। अब इसमें से स्वर उत्पत्ति कैसी होती है? स्वर उत्पत्ति का सिद्धांत एक प्रक्रिया। हारमोनियम के पिछले भाग में लगी धोकनी को चलाने पर उसके कारण हारमोनियम के खोखले भाग में जिसे किस्ती कहा जाता है, हवा भरती है। यह हवा रीड बोर्ड पर लगे हुए रीड्स को स्पर्श करती हुई बाहर निकलने का प्रयत्न करती है। जब किसी चाबी को दबाया जाता है तो उस समय चाबी का पिछला भाग रीड बोर्ड के छिद्र से ऊपर की ओर हट जाता है। फलत किस्ती में भरी हुई वायु उसी छिद्र में से रीड को छूती हुई बाहर निकलती है। इस स्थिति में रीड स्वर देने लगता है। सभी हारमोनियम, चाहे हाथ के हो या पैर के, साधारण हो या कीमती, इस सिद्धांत पर ही निर्भर करती हैं। अब इनकी सेटिंग किस तरीके से होती है ये बताया गया है। अभी आलती पालती मारकर बजाया जाता है। ये देखिए, ऐसे करके भी ये बजाया जाता है। ऐसे करके ही बजाया जाता है। ये देखिए, कव्वालों की बैठा होता है, पैर मोड़कर बजाना। आलती पालती मारकर हारमोनियम बजाते समय यद्यपि हारमोनियम को दाहिने घुटने से सटाकर रखा जाता है, फिर भी बजा वादन से पर्याप्त दूर तो रहती ही है। इसके साथ ही
आपको जहां बैठने का पर्याप्त आराम मिलता है वहीं शरीर को मोड़कर भी संभव नहीं। यही कारण है कि कव्वालियां गाते समय प्राय ही दोनों घुटने पीछे की ओर मोड़कर पांव पीछे कर लिए जाते हैं। इस अवस्था में शरीर का संपूर्ण भाग मुड़े हुए घुटनों पर रहता है। इस बैठक में प्राय ही हारमोनियम में के एक सिरे को दबाए घुटने पर रख लिए जाते हैं। इस अवस्था में हारमोनियम निकटतम रहता है, परंतु बहुत जल्द थक भी जाते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या था, आलती पालती मारकर बजाना अर्थात कथावाचकों की बैठक। हारमोनियम वादन का अभ्यास करते समय स्वतंत्र रूप से हारमोनियम बजाते समय सबसे अच्छा रहता है कि किसी भी तख्त अथवा भूमि पर बैठकर हारमोनियम बजाना। इस प्रकार हारमोनियम बजाते समय सामान्य रूप से गायन भी कर सकते हैं, परंतु हवा भावों का अधिक प्रदर्शन और शरीर को मोड़ना झुकाना संभव नहीं। शिष्टापूर्ण गायन धार्मिक और पारिवारिक उत्सवों में वाहन स्वर साधन और वादनों के अभ्यास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इस तरीके से। ठीक है। अब स्त्रियां कैसे बैठ के बजाती हैं, कैसे बैठ के बजाना चाहिए। महिलाएं यद्यपि आलती पालती मारकर भी हारमोनियम बजा सकती हैं, परंतु पुरुषों की अपेक्षा छोटे हाथ और कम लंबाई होने के कारण बाजे और उसके मध्य का अंतर उन्हें व्यवधानित भी कर सकता है। इसी कारण कव्वालों वाली बैठक भी उनके लिए एक समीप तक ही लाभदायक सिद्ध हो पाती है। यही कारण है कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा रहता है कि पीछे पैर मोड़कर बैठना और सामने हारमोनियम रखकर बजाना। इस अवस्था में महिलाएं थोड़े तिरछी रहती हैं। इस तरीके से देखिए, महिलाओं को इस तरीके से बजाना चाहिए। देखिए फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। पैर पीछे की ओर मोड़ती हैं। अंत उनके शरीर का भार संयुक्त रूप से नितंबों और मुड़े हुए पैरों पर रहता है। साथ ही हारमोनियम को भी सामने सीधा रखने की बजाय कुछ तिरछा रखा जाता है, जिससे हारमोनियम उनके शरीर के निकटतम रहे। अल्पवयस्क लड़कों के लिए भी सुविधाजनक रहती है यह बैठक। ये देखिए ऐसे भी होता है। महिलाओं विशेषकर बालक बालिकाओं के लिए सबसे सुविधाजनक रहता है कि दाएं घुटने को कव्वालों की तरह पिछली ओर मोड़कर, परंतु बाएं पंजे की भूमि पर टिकाकर घुटने की ऊपर रखते हुए लंब रूप से पैर घुटने तक के भाग को ऊंचा रखकर बैठना। खड़े होकर हारमोनियम वादन करना। ये क्या है, आर्केडियन वादन करना। मैं देख रहा हूं इसमें से और क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है हारमोनियम के, अब ये बताया गया कि किस किस तरीके से बैठ के करवाया जाता है। तो इन सब में काफी किया गया है, अब ये देख सकते हैं रुक के। पियानो ऑर्गन केसियो। अब ये पियानो के बारे में बताया जाएगा। पियानो के बारे में तो हमें हारमोनियम के बारे में ही पढ़ना था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट था, जो भी मैंने इसमें स्किप किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये काफी लंबी वीडियो बनी है, कम से कम 1 घंटे 13 मिनट की वीडियो बन गई है। लेकिन इसमें आपको हारमोनियम का पूरा डिटेल मिला है। एक एक पार्ट के बारे में मैंने इसमें बताया है आपको।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप शुरू से लेके एंड तक इस चीज को देखें तो आपको और भी अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे और आप इसको चैनल को लाइक कीजिए। आप जब देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो वो बताइए और किस किस चीजों पे मैं बनाऊं वीडियो वो भी बताइए। एक एक करके मैं यूपी टीजीटी के लिए जो और पीजीटी के लिए है उस पे मैं एक एक करके वीडियो में डाल रहा हूं। डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही हैं चीजें। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।